Hello, I am Razal Vera, Assistant Professor, Department of Botany, RR College, Alwar. Today's topic is productivity of ecosystem, in which we will discuss about the productivity, what is productivity, and all the related topic we will discuss. The productivity of an ecosystem means the rate of production. प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ प्रोडक्शन, कि उसने कितना प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन से मतलब होता है कि जो रेडिएंट एनर्जी जो सन से अर्थ पर आ रही है उसको वो कितने, उसका कितना पार्ट या प्लांट उसे कितना यूटिलाइज़ करते हैं और कितना उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस करेंगे फूड की फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या इस तरीके से जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम कर सकें, तो यह उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड इन एनी टाइम, तो इसको हम द रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड इन एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर किसी इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट होती है जो उसमें इकट्ठी हुई है, एक्यूमुलेटेड हुई है, उसको हम उस ऑर्गेनिक मैटर की जो अमाउंट है उसे हम प्रोडक्शन कहेंगे या उसे हम उसकी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में किसी दिए हुए टाइम पर जो ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड हुआ है उसकी अमाउंट प्रोडक्टिविटी कहलाती है। फिर हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी। टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी भी अब कितने टाइप की होती है, हाउ मैनी टाइप ऑफ द प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंड इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। Now first is primary productivity. Primary productivity means radiant energy come to the earth and the plant absorb it and form organic matter. This is the primary productivity. This is associated with the phototrophic organism known as autotroph. तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है यह ऑटोट्रॉप से एसोसिएटेड होती है। ऑटोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड और दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड मटेरियल, सो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड chemosynthetic microorganism also. Phototrophic organism, plants, algae, fungi नहीं होता, plant, algae, phytoplanktons, chemosynthetic microorganism और phototrophic synthetic bacteria, these all are phototrophic organism. The rate at which radiant energy is stored by photosynthetic and chemosynthetic activity of producers is known as primary productivity. तो यहाँ पे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है सन से जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है सनलाइट की फॉर्म में, ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी द्वारा स्टोर की जाती है और ये काम करता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर क्या कहता है, रेडिएंट एनर्जी को फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी के थ्रू स्टोर करते हैं और जो ये इसकी रेट होती है स्टोर करने की उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो फर्दर डिवाइड एज फर्स्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये केवल सिर्फ फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफ्स से ही रिलेटेड है। तो अब यह भी दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अब हम इसमें फर्स्ट देखते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मतलब होता है जितनी सनलाइट अर्थ पर आई और जितनी सनलाइट प्लांट ने यूज़ की, जितनी भी सनलाइट प्लांट यूज़ कर रहे हैं टू मेक देयर फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल को रेडिएंट एनर्जी के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। तो इस तरीके से जितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट ने सिंथेसाइज किया वो उसकी कंप्लीट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इस तरीके से किसी इकोसिस्टम में
जितने भी प्लांट्स हैं सब मिल कर के जो ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस कर रहे हैं, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इसे हम GPP भी कहते हैं। इट इज़ द टोटल रेट of photosynthesis including the organic matter used up in respiration by the living organism during the measurement period। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मतलब है कि जैसे हमें किसी इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना है, तो किसी दिए हुए टाइम पर या किसी कोई मेजरमेंट पीरियड होगा, उस टाइम पर जितना ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है, प्लांट जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे, तो और साथ में जो रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ में ले रहे हैं, तो वो सारा जो टोटल होता है, मतलब कम्प्लीटली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मटेरियल प्लस रेस्पिरेशन में यूज्ड मटेरियल, ये सब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमुलेशन। तो इसको हम टोटल फोटोसिंथेसिस या टोटल एसिमुलेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि किसी इकोसिस्टम में कोई मेजरमेंट टाइम पीरियड होगा, उस टाइम में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज हो रहा है प्लस प्लांट जो भी रेस्पिरेशन कर रहा है, क्योंकि प्लांट में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो ये जो रेस्पिरेशन में भी यूज्ड में आने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है, इस सब की जो टोटल अमाउंट होती है, इसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसको हम साथ में टोटल फोटोसिंथेसिस और टोटल एसिमुलेशन भी कहते हैं। टोटल फोटोसिंथेसिस क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस हो उसको हमने काउंट कर लिया कि इतना इसने प्रोड्यूस किया है, और टोटल एसिमुलेशन ये सारा का सारा एसिमुलेट हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्लोरोफिल कंटेंट। जो ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये क्लोरोफिल कंटेंट पर डिपेंड करती है। क्लोरोफिल कंटेंट से मतलब कि प्लांट में कितना, प्लांट की जो लीफ हैं उनमें कितना क्लोरोफिल कंटेंट पाया जाता है। तो इसकी जो यूनिट है वो है क्लोरोफिल पर ग्राम ड्राई वेट पर यूनिट एरिया, यह है इसकी यूनिट होती है। इसी तरीके से इसको हम फोटोसिंथेटिक नंबर की फॉर्म में भी देखते हैं। तो फोटोसिंथेटिक नंबर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड पर ग्राम पर आवर, क्लोरोफिल पर आवर। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कि कितनी कार्बोहाइड्रेट इन्होंने फिक्स किया है। तो क्लोरोफिल का तो काम हो गया कितना उसने एब्जॉर्व किया रेडिएंट एनर्जी को। फोटोसिंथेटिक नंबर से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी काम आई है। तो इस तरीके से हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, जिसका मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है वो उस इकोसिस्टम की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब सेकंड हम देखते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम NPP की फॉर्म में भी लिखते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से मतलब होता है जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, जितना भी उत्पादन हुआ, अगर हम उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करने के बाद जो बचता है मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर, वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो इसका ये फॉर्मूला है GPP माइनस R। तो GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और R रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कह सकते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कि कंप्लीट एसिमुलेशन हुआ, जो टोटल एसिमुलेशन बाय द प्लांट, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर एसिमुलेट हुआ है उसमें से अगर हम प्लांट द्वारा किए गए रेस्पिरेशन को माइनस कर देते हैं तो उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऑल्सो नॉन एज अपरेंट फोटोसिंथेसिस और नेट एसिमुलेशन। तो इसको हम इसके अलावा क्या कहते हैं, अपरेंट फोटोसिंथेसिस। अपरेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे सामने रिमेनिंग बचा हुआ है। टोटल तो हो गया ग्रॉस, और अपरेंट का मतलब हो गया कि जब रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास बच रहा है, तो इस तरीके से इसको हम अपरेंट फोटोसिंथेसिस या नेट एसिमुलेशन कहते हैं, जो कि हमको दिखाई दे रहा है। इट इज़ द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in plant tissue in excess of the respiratory utilization by plant during measurement time। तो ये क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर
अब जैसे प्रोडक्शन हुआ, कंप्लीट प्रोडक्शन हुआ था, उसमें से रेस्पिरेशन हटा दिया। अब जो ये रेस्पिरेशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बच रहा है, यह प्लांट टिश्यू में स्टोर हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट का जो बायोमास होता है वो इंक्रीज होता है। इट इज़ द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट टिश्यू इन एक्सेस ऑफ द रेस्पिरेटरी यूटिलाइजेशन बाय प्लांट ड्यूरिंग मेजरमेंट टाइम एंड दिस इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बायोमास। अब जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बचेगा वो प्लांट के टिश्यू द्वारा स्टोर कर लिया जाता है और इसलिए इसके कारण बायोमास इंक्रीज होता है। अब इसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देख चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दिस इज रेफर फॉर कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर द plant or autotrophs and the secondary productivity is refer for the consumer or heterotroph। consumer और heterotroph से मतलब होगा कि they obtain their food from the plant। they do not synthesize their own food and they obtain their food from the plants। the rate of energy storage at consumer level। तो इसमें क्या होगा, जो कंज्यूमर लेवल है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर में जो स्टोरेज की रेट होती है, एनर्जी स्टोर होती है फूड की फॉर्म में, तो जितनी भी स्टोरेज होगी एनर्जी की, उसकी रेट को हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एट द कंज्यूमर लेवल एसिमिलेशन वर्ड इज़ यूज्ड रैदर देन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि कंज्यूमर लेवल पे हम प्रोडक्शन वर्ड यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाले ऑटोट्रॉफ होते हैं जो कि रेडिएंट एनर्जी को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये तो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, लेकिन या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। लेकिन कंज्यूमर लेवल में क्या होता है, ये फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, सो दे आर ओनली एसिमुलेटर्स। तो यहाँ पे केवल एसिमुलेशन वर्ड यूज में लिया जाएगा, ना कि प्रोडक्शन। इन कंज्यूमर द फूड मटेरियल इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड रिमेनिंग स्टोर्ड इन टिश्यू, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। अब यहाँ एसिमुलेशन वर्ड वी आर यूज्ड बट वाई, तो इन कंज्यूमर्स में क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है, इन्होंने प्लांट से फूड ऑब्टेन कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, और इनमें भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो जो इन्होंने लिया और उसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, तो उसके बाद जो फूड या जो एनर्जी बचती है, रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन द टिश्यू। तो जो बच रहा है वो टिश्यू में स्टोर हो जाता है और इसलिए इसे हम एसिमुलेशन कहते हैं। प्लांट से लिया, रेस्पिरेशन इन्होंने किया और जो रिमेनिंग बचा उसको इन्होंने टिश्यू में स्टोर कर लिया, तो इसलिए इसे एसिमुलेशन कहते हैं। फिर है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिमेन मोबाइल। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो मोबाइल होती है। मोबाइल से मतलब होता है कि जैसे हर्बीवोरस ने प्लांट खाया तो उसे उस प्लांट से एनर्जी मिल गई, फिर उस हर्बीवोरस को किसी कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। अब जो हर्बीवोरस में जो एनर्जी स्टोर थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई और टर्शियरी कंज्यूमर फूड की तरह यूज़ कर लेगा, उसे यूटिलाइज़ कर लेगा, तो उससे फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर में एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी टर्शियरी कंज्यूमर में। तो इसलिए जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो मोबाइल होती है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र होती रहती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब होगा भाई, कि जितना किसी ऑर्गेनिज्म ने फूड ऑब्टेन किया या एनर्जी ली है, उसके बाद उसने रेस्पिरेशन भी किया है। अब रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी उसमें बच रही है, जो कि उसके टिश्यूज़ में एसिमुलेट होगी या स्टोर होगी, उसको हम नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेट्रोट्रॉप्स। तो जो ऑर्गेनिक मैटर हेट्रोट्रॉप्स यूज़ नहीं कर रहे और अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के बाद जो बच गया
ऑर्गेनिक मैटर, तो वो इन्होंने यूज़ में नहीं लिया और वो उसके टिश्यू में स्टोर होता चला जाएगा। तो जो इसकी स्टोरेज की रेट होती है, ऑर्गेनिक मैटर के स्टोरेज की रेट को हम नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इक्विवेलेंट टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जब प्लांट या ऑटोट्रॉफ्स में स्टोरेज की जो रेट होती है रेस्पिरेशन के बाद, और सेकेंडरी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है कि जो एनिमल्स हुए या फिर जो कंज्यूमर्स हैं उनमें रेस्पिरेशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर स्टोर होगा उसको हम नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो इसके कारण हम देखते हैं कि जो स्टोरेज होगा तो उसके कारण जो बायोमास होता है वो इंक्रीज़ होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या फिर उस इकोसिस्टम का जो बायोमास है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कंज्यूमर लेवल का बायोमास होगा। तो इंक्रीज़ द बायोमास, और ये इसकी यूनिट है। थैंक यू।